नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज झारखंड का प्रथम चरण का चुनाव मतदान जो भी है हो गया। बिहार में जो है उपचुनाव 4 विधानसभा होना था, वो भी हो गया। 23 नवंबर को परिणाम आएगा। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करें महाराष्ट्र में किसका हवा, किसके साथ महाराष्ट्र की जनता, और महाराष्ट्र में कौन सा मुद्दा प्रभावित रहा। क्या जो मुद्दे महाराष्ट्र में चल रहे हैं वो जनता के पक्ष में है या वो मुद्दे राजनेताओं के पक्ष में है। सिर्फ नेता अपना राजनीतिक रोटी जो है राजनीतिक तावा पर सेकने के लिए जो है अपने हिसाब से वहां नारे लगा रहे हैं। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि जनता के तमाम मुद्दे से हटकर अब जो है देश में एक ही मुद्दा है और एक ही दो धारा बना दिया गया है देश में, और वो लंबे दिनों से चल रहा है। वो जीता हुआ पार्टी हो या हारा हुआ, अब जनता के बीच जो है जनता का जो विकास का मुद्दे होते हैं, और जनता भी लग रहा है कि पक चुके हैं। जनता भी या तो उन्हें अच्छा लग रहा है ये तमाम नारे, जैसे कि आप सुन लीजिए, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटेंगे कटेंगे। लीजिए, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। लव जिहाद, लैंड जिहाद, बेटी उठाकर लेके जाएंगे, रोटी लेकर भाग जाएंगे, भैंस लेकर भाग जाएंगे, आपके मंगलसूत्र लेकर भाग जाएंगे। अब यही मुद्दे चल रहे हैं लंबे दिनों से। केंद्र में 10 साल से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सरकार है, लेकिन वह 10 साल का कार्यकाल बहुत पीछे चला जाता है। विकास के तमाम मुद्दे पीछे चला जाता है, और यही आप समझिए कि महाराष्ट्र के तमाम विज्ञापन जो पेपर हैं, जितने भी प्रिंट मीडिया हैं, तमाम प्रिंट मीडिया के जो भी वहां के लोकल पत्र पेपर हो या नेशनल पेपर हो, इंग्लिश पेपर हो या हिंदी पेपर हो, सभी में एक ही विज्ञापन छपा हुआ है, एक रहें सेफ रहें। घर घर यही विज्ञापन पहुंचाया गया नारे। इस एक रहें सेफ रहें ये जो कहने का ये जो दिया गया मुद्दे, ये जो नारा दिया जा रहा है, ये नारे जो लगाया जा रहा है, किस समुदाय को किससे डराया जा रहा है और किस समुदाय को इंडिकेट किया जा रहा है। आप अगर देख रहे होंगे तस्वीर, तो उस एक रहोगे सेफ रहोगे तो उसमें देखिएगा कि तमाम समुदाय का जो है टोपी का छाप है, लेकिन एक छाप छूटा हुआ है। दोस्तों, अब भारत के प्रधानमंत्री बटेंगे तो कटेगा विरोध नहीं किए उस बयान का, जो कि खतरनाक बयान है, लेकिन उसका विरोध भी नहीं किए। उन्हें अपने कंफर्टेबल के लिए इलेक्शन कमीशन के नजरिया में अलग से चश्मा पहनने के लिए अलग से बयान लिखा गया कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वह उस बयान को अच्छे से बोल सके और दिखा सके इलेक्शन कमीशन को कि हम जो है एकता का संदेश दे रहे हैं, अनेकता में एकता की बातें हम कर रहे हैं। इस तरह से इस बयान को परोसने का कोशिश जारी है बीजेपी का। सुनिए भारत के प्रधानमंत्री का बयान। टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है।
भारत के प्रधानमंत्री खुलेआम मंच से बोल रहे हैं एक रहेंगे सेफ रहेंगे। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री का 10 साल का कार्यकाल और भारत के सबसे अमीर राज्य में बीजेपी का ही शासन गठबंधन कर रहा, उसके बाद भी तमाम विकास के मुद्दे नहीं रहे। क्या जनता भी अब यही नारे, यही मुद्दे सुनना चाहते हैं? क्या जनता को अब विकास के मुद्दे नहीं रहा? क्या जनता इस सरकार से सवाल कर सकते हैं कि कितना आप अच्छे अस्पताल का व्यवस्था किए, कितने कॉलेज का व्यवस्था किए, शिक्षा प्रणाली में कितना सुधार किए, स्वच्छ हवा कितना प्रदूषण से मुक्त किए, सड़कें कितना अच्छा बना? क्या ये मुद्दे अब जनता के लिए नहीं रहा? क्या अब ये आगे कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे? तो इस तरह के जो है भारत के प्रधानमंत्री अपना बयान परोस रहे हैं। अगर यही चीजें हैं दोस्तों, तो क्या बिहार में मतलब एक रहेंगे सेफ रहेंगे, अगर जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं, और क्या बिहार में ही एनडीए का ही सरकार है, मोदी जी का गठबंधन है नीतीश कुमार के साथ, तो क्या नीतीश कुमार ने जो जातीय जनगणना करवाए, और नीतीश कुमार ने जब जातीय जनगणना करवाए, आपको पता है अनुसूचित जातीय एससी एसटी का जो है गणना होता ही है, अगर उसमें ओबीसी का जातीय गणना हो गया, क्या क्या बट गया? क्या बिहार में आपको लग रहा है कि जातीय जनगणना के बाद बड़ा दंगा हो गया, फसाद हो गया, बट गए, ऐसा कुछ हुआ? अगर ऐसा हुआ तो फिर बिहार में मोदी जी नीतीश के साथ गठबंधन में क्यों है? क्यों है, आप ही बताइए। तो ये एक राजनीतिक, इनके पास विकास के मुद्दे अब नहीं है। अगर ऐसा होता तो सुनिए नीतीश कुमार। जाति आधार का निर्णय लिया गया। हाँ, मतलब 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा, आज जो हम लोग 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा राज्य सरकार को लगेगा। तो हम लोगों ने यही कहा है कि भाई एक 5 साल में पूरा करेंगे, 50-50 लाख अगला बार जो आएगा जो कैबिनेट, तो उसी में ये सारी बातें मेंशन रहेगी। और उसके बाद हमको आग्रह आपसे भी करते हैं कि अंदरूनी तौर पर केंद्र को भी कहिए कि बिहार एक गरीब राज्य है, विशेष राज्य का दर्जा अगर इसको मिल जाएगा तब बिहार में आप गठबंधन करिएगा। अगर वही विपक्ष आपको महाराष्ट्र में जातीय जनगणना की बात कर रहा है, किसान की बातें कर रहा है, तो उस मुद्दे को दाब देना है। आप देखिए कि महाराष्ट्र से बड़े 3 उद्योग को गुजरात ट्रांसफर कर दिया गया। वेदांता फॉक्सकॉम को जो है गुजरात ट्रांसफर कर दिया। टाटा एयरबस, टाटा एयरप्लेन का जो प्रोजेक्ट है गुजरात ट्रांसफर कर दिया गया। तो महाराष्ट्र के जो है जनता क्यों नहीं दुखित होगा? इस पे अगर इंडिया अलायंस गठबंधन बात कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, बीजेपी का ईगो आ रहा है, बीजेपी का सरकार रहते हुए महानगर महाराष्ट्र में, उसके बावजूद भी बीजेपी जो है तमाम प्रोजेक्ट गुजरात ले जाते हैं, यूपी का भी प्रोजेक्ट गुजरात ले जाते हैं, या तो यूपी में गुजरात के लोग काम करेंगे, झारखंड में भी गुजरात के लोग काम करेंगे। तो जिस तरह से पूरे देश को इफेक्ट किया जा रहा है, और समझिए कि वेदांता फॉक्सकॉम जैसा जो कंपनी हजारों करोड़ रुपया के साथ प्रोजेक्ट लेकर आया, वो रिटर्न जा रहा है गुजरात में, कंफर्टेबल नहीं हुआ। सुनिए आदित्य ठाकरे क्या बोलता है, सुनिए। पिछले साल एक इंटरेक्शन कर रहा था कई प्रोफेशनल्स के साथ झारखंड में, वहां मुझे पूछा गया कि आदित्य जी हमारे यहाँ क्यों नहीं आते कुछ, सब गुजरात ही क्यों जा रहा है। मैं वैसे ही यूपी जब गया था, जब बनारस गया था, तो वहां भी एक मन में भावना थी कि शायद पुजारी जो मंदिर में पीढ़ियों से आए, उनको बदल के भी कोई गुजरात से लाया जाएगा। गुजरात के सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को यूपी में जॉब मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, लेकिन यूपी के लोगों को नहीं मिलते, और उसके नतीजे अपने लोकसभा में देखे। और वही बात महाराष्ट्र में हो रही है। महाराष्ट्र में भी काफी सारे गुजरात के लोग हैं, अनेक गुजराती लोग यहाँ पीढ़ियों से रहते आए हैं। देश के हर एक हिस्से से महाराष्ट्र में एक सपना लेके कोई ना कोई आता है कि कहीं ना कहीं मुझे जॉब मिलेगा। वेदांता फॉक्सकॉन अपनी चाह से महाराष्ट्र में आ रहा था, तलेगांव में आ रहा था। सरकार बदली, भेजा किसने गुजरात को?
इस सरकार ने भेजा अभी गुजरात जा तो बड़ा कुछ लाने वाले नहीं, लेकिन एग्जैक्टली उन्होंने कहा इससे भी बड़ा लाएंगे। लेकिन सोहेल जी आप ये देखिए 5 महीनों में गुजरात से उन्होंने कहा भाई हम यहाँ काम नहीं कर सकते, डॉलर में काम हो नहीं सकता है, हम निकल जाए। नुकसान न सिर्फ मराठी मानुस को हुआ, नुकसान न सिर्फ महाराष्ट्र को हुआ, नुकसान न सिर्फ गुजरात को हुआ, नुकसान देश का हुआ, क्योंकि बीजेपी का हुआ ये कि तमाम प्रोजेक्ट उद्योग जो है महाराष्ट्र से गुजरात ट्रांसफर कर देना, धारावी जैसा प्रोजेक्ट जो है अडानी के ही माध्यम से लोगों को पहुंचाएगा, ये तमाम चीजें क्या हो रहा है। उसके बाद जिस तरह से इंडिया अलायंस सीधे बात कर रहा है, समझ लीजिए क्या यही मुद्दे रह गए हैं। अब बटेंगे तो कटेंगे। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का जब रैली किया गया दोस्तों, तो तमाम जगह बैनर लगाया गया कि बटेंगे तो कटेंगे। उसके खिलाफ अजीत पवार या एकनाथ शिंदे जो उनके सहयोगी हैं, और जो आप देख रहे हैं कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, जो विज्ञापन छापा गया उसमें तमाम टोपी दिया गया। तो जो अजीत पवार जो टोपी पहने हैं, आप किसको किससे डराना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं फोटो में कि अजीत पवार जो टोपी पहने हैं, चंद्रबाबू नायडू आपके केंद्र में सहयोगी हैं 16 संसद के, उनका जो टोपी है। तो आप महाराष्ट्र में कुछ और दिखाते हैं, चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश में कुछ और, अजीत पवार बोल रहे हैं कि ऐसा मेरे महाराष्ट्र में नहीं चलता है। तो फिर जब आदित्यनाथ जी महाराष्ट्र आए तो फिर आपने क्यों नहीं विरोध किया। तो डबल जो खेल रहे हैं, डबल रोटी सेक रहे हैं सब लोग पॉलिटिकल। तो आप देख सकते हैं कुछ जो विज्ञापन में तमाम समुदाय का जो समुदाय टोपी पहनते हैं उसका फोटो डाला गया है। तो उस समुदाय में जो अजीत पवार जा रहे हैं टोपी पहनने मुस्लिम समुदाय को, तो किस समुदाय से किसको डरा रहे हैं और किस समुदाय को आप इंडिकेट करना चाह रहे हैं। क्या आज भी देश में एंटी मुस्लिम ही आप चुनाव लड़ना है या विकास के मुद्दे चुनाव होगा। इंडिया अलायंस जिस तरह से बातें कर रहा है, महंगाई का, किसान का, बेरोजगारी का, क्या इस मुद्दे पर बीजेपी या मायावती जो है गठबंधन एकनाथ शिंदे इस मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या है, योगी आदित्यनाथ जी का रैली होता है और तमाम चीजें दिखाया जाता है, उसके बावजूद भी बीजेपी के पूर्व सीएम और वर्तमान डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे में बीजेपी का बड़े चेहरा है, उनका बयान जो वोट जहाद हो रहा है, इस तरह का जो है दे रहा है बयान डिप्टी सीएम अभी वर्तमान में। सुनिए उनका बयान। एक नवीन स्ट्रॅटजी आखली आणि या धुळ्यामध्ये ते वोट जिहाद करतायत, वोट जिहाद। अरे आमच्या धुळ्याच्या लोकसभेमध्ये आम्ही 1,90,000 मतांनी 5 मतदारसंघात पुढे गेलो, एकट्या मालेगाव सेंट्रलच्या आणि या धुळ्यातल्या वोट जिहादमुळे 4,000 मतांनी आम्हाला पराजित व्हावं लागलं। आता मी तुम्हाला विनंती करण्याकरता आलोय, आता जागे झालो नाही तर नेहमी करता झोपावं लागेल। ही निवडणूक जागा होण्याची निवडणूक आहे, ही निवडणूक वोट जिहादचं उत्तर। बीजेपी का जो डिप्टी सीएम है उनका खुलेआम चैलेंज हो गया कि किस तरह से हमारे, तो आप अयोध्या कैसे हारे, आप यूपी में जो है प्रधानमंत्री का बनारस सीट से लड़ते आ रहे हैं, क्यों उतना वोट प्रतिशत से क्यों जीते। जो पिछले बार 4-4.5 लाख वोट से जीते थे वो इस बार 1 लाख 1.25 लाख पे पहुंच गया, तो क्या कारण है। तो ये सिर्फ यही लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, अब वोटिंग जिहाद आ गया, जिहाद, वोटिंग जिहाद। आप सोच सकते हैं कि अब पर तमाम मुद्दे, विकास के मुद्दे खत्म हो गए हैं। अब एंटी सामाजिक और धार्मिक एंटी जो है हिंदू मुस्लिम ही बीजेपी का एक रास्ता चुनावी प्रणाली को जीतने के लिए, और कोई नहीं है। आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में किसका हवा और कौन सा हवा चल रहा है। इस तरह की जो है राजनीति का हो चुका है देश में। अब बीजेपी का इस सांसद का बयान सुनिए। बीजेपी के एक सांसद है, वो क्या कह रहे हैं कि अगर महिलाएं कांग्रेस
के रैली में जो दिखेगा तो उसको उज्ज्वला योजना या लाडली बहन का जो सम्मान मिलता है राशि 1500 वो नहीं मिलेगा, उसका फोटो ले लेना है। सुनिए बयान। काँग्रेसची रॅली तुम्ही निघाली आणि त्यामध्ये जर तुम्हाला महिला दिसल्या ज्या 1500 रुपये आपल्या योजनेच्या घेतात त्यांचे फोटो काढून घ्या, त्यांची नावं लिहून घ्या, कारण बरोबर आहे का नाही? म्हणजे घ्यायचं आपल्या शासनात आणि गायचं त्यांचं असं नाही चाललं। पक्ष इंडिया अलायंस के जो लोग हैं वो मुद्दे उठा रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया कि तमाम यूनिवर्सिटी में आरएसएस और बीजेपी अपने आदमी जो है वाइस चांसलर बैठा रहे हैं, तो क्या संविधान का विरोध हुआ या नहीं, संविधान का जो है बदलाव हुआ कि नहीं। जिस तरह से महाराष्ट्र के उद्योग जो है गुजरात में शिफ्ट किया गया, क्या ये मनमानी हुआ कि नहीं, संविधान को तोड़ा गया कि नहीं। ये तमाम जिस तरह से विपक्ष उठा रहे हैं, जिस तरह से विपक्ष रोजगार, किसान के आर्थिक और जिस तरह से महाराष्ट्र के तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने अडानी और अंबानी पे आरोप लगाया कि उनके लोन 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया गया, लेकिन एक किसान का लोन 1 लाख भी माफ नहीं कर रहा है सरकार। ये तमाम आरोप जिस तरह से विपक्ष लगा रहे हैं और इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा है विपक्ष, और लेकिन जिस तरह से एनडीए वही लव जिहाद, लैंड जिहाद, बटेंगे कटेंगे एक रहेंगे सेफ रहेंगे मुद्दे के लेकर चला। तो दोस्तों मैं ये आपको कहना चाह रहा था कि बिहार में कि महाराष्ट्र में हवा किसका चल रहा है, कौन से मुद्दे का हवा चल रहा है, क्या इस देश में अब इस किसी राज्य में जनता के लिए एंटी हिंदू एंटी मुस्लिम ही मुद्दे अब रहेगा, क्या एससी एसटी का जनगणना हो, ओबीसी का अगर जनगणना होगा तो बट जाएगा, कट जाएगा, फूट जाएगा, आंदोलन होगा, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा आपने बिहार में देखा? बिहार में नीतीश कुमार उन्हीं के सहयोगी जातीय जनगणना करवाते हैं और वर्तमान में उन्हीं के साथ, नीतीश कुमार के साथ बिहार में उनका सरकार चल रहा है। लेकिन तब भी जो है बीजेपी एक ही समुदाय को पकड़े हुए लंबे दिनों से अपने 10 साल के कार्यकाल, केंद्र का 5 साल का कार्यकाल महाराष्ट्र का अगर गिना देते तो पता चल जाता कि सरकार उन्हीं का है, सरकार वो कि कौन सी विकास, तो तमाम विकास के मुद्दे पीछे रह जाते हैं और एंटी मुस्लिम मुद्दे आ जाते हैं। लेकिन जब सरकार बनाना हो तो चंद्रबाबू नायडू का भी सहयोग लेना है, अजीत पवार का लेना है, और वो लोग हैं कि टोपी मुस्लिम का भी पहनना है और हिंदू का भी पहनना है। तो डबल रोटी सेकने का जो तरीका है ये पॉलिटिकल का, उसके बाद देखिए क्या होता है कि उद्धव ठाकरे के जो है हेलीकॉप्टर आते हैं और उनके बैग चेक करने लगते, तमाम चीज उद्धव ठाकरे जो है अपने से जो है वीडियो बनाते हैं और देखते हैं। कल्पना सोरेन के साथ झारखंड में भी उसी तरह उनके हेलीकॉप्टर को रोका गया, उनका जांच किया गया, एक मैसेज दिया गया, लेकिन बीजेपी को उल्टा पड़ गया। उद्धव ठाकरे ने जो है जांच किया, खुद से वीडियो बनाया और उसे पब्लिश किया और पूरे देश में ये वायरल हो रहा। उद्धव ठाकरे ने सवाल किया, क्या आप जो है अमित शाह का, बीजेपी के जो जितने नेता है या मोदी जी का कभी आपने बैग जांच किया क्या? आपने इलेक्शन कमीशन का, चलिए मैं रूल नियम पालन करता हूं कि क्या बीजेपी के नेताओं का आप जांच करोगे या नहीं? ये तमाम सवाल उद्धव ठाकरे ने किया। उनके ही टीम के लोग ने करीब ये 3 मिनट का ये वीडियो है, उन्होंने बनाया और उन्होंने सवाल किया। तो दो माझी तपासणी बरोबर माझ्या आधी कोणाची तपासली? माझा पहिला पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासली? 4 महिने झाले मला 4 महिने एकाची नाही तपासली, मीच पहिला गिऱ्हाईक सापडलो। नाही माझी तपास तुम्ही तपासायला आढळत नाही तुम्हाला, पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत बिंद्याची तपासली का, देवेंद्र फडणवीसची तपासली का, अजित पवार मोदींची तपासली का, अमित शहाची तपासली? नाही अद्याप आले नाही, आले तर मला तपासणीचा व्हिडिओ पाठवायचा।
ठीक आहे. हा तुमच्या सगळ्यांचं मी करतोय. मोदींची बॅग तपास करण्याचा मला तुमचा वेळ आला पाहिजे. पहिल्या सभेला उतरलो हेलिकॉप्टर मधून, एकदम 8-10 जण असे उभे. म्हटलं काय नाही, बॅग तपासायची. म्हटलं तपासा, काय तपासायचे. आणि तुम्ही व्हिडिओ स्वतःच काढला. आणि मग मी त्यांना विचारलं की तुम्ही माझी बॅग तपासताय, हरकत नाही, मी शिवसेनेचा पक्षप्रमुख आहे, हे तुम्हाला माहिती असेल नसेल तरी सुद्धा मी या देशाचा नागरिक आहे, त्याच्यामुळे जसं सगळ्यांना कायदा तोच मला पण आहे, माझी बॅग जरूर तपासा. अगदी हेलिकॉप्टरच्या पेट्रोलच्या टाकीत आत हात घालून बघायचं ते बघा, सगळीकडे बघा. पण म्हटलं जशी माझ्या बॅगेची सामानाची तपासणी करत आहात तसं मोदी, शहा, मिंदे, अजितदादा, देवेंद्र यांच्या बॅगेची तपासणी करण्याचं धाडस तुमच्यात आहे का? पण आम्हाला कडेकोट सगळं असतं. आचारसंहिता म्हणजे आचारसंहिता म्हणजे आचारसंहिता, आणि मी मानतो ती, मी काय तिच्या विरुद्ध नाही. म्हणजे आज जे मी बोलतोय हे माझी बॅग तपासणीच्या रागातून बोलत नाहीये, पण कायदा जो मला आहे तोच भाजपच्या प्रचारकांना सुद्धा आहे, नरेंद्र मोदींना सुद्धा आहे. कारण मोदी हे पंतप्रधान म्हणून जर का भाजपच्या प्रचाराला येणार असतील तर त्यांनी माझ्या उमेदवाराच्या प्रचाराला, वैशुताईच्या प्रचाराला सुद्धा आलंच पाहिजे. उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर जांच किया, क्या इस तरह से एजेंसी मोदी जी का जांच करेंगे, अमित शाह का करेंगे? एक बार 2017 में मोदी जी का, 2014 में मोदी जी का जब जांच किया गया तो उस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया, और उसके बाद जो है मोदी जी पे जो है फिर उन्हें रिपीट किया गया उस ऑफिसर को. तो आप समझ सकते हैं. तो दोस्तों, महाराष्ट्र में जो हवा है और जो मुद्दे हैं, आपने समझ लिया कि वहां अब जो है मुद्दे अब जो है एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे. जो है लैंड जिहाद है, लव जिहाद है, अब बोट जिहाद आ गया है. भैंस पकड़ के ले जाएंगे, रोटी छीन के जाएंगे, बेटी उठा के लेके जाएंगे, मंगलसूत्र छीन के जाएंगे. ये तमाम मुद्दे ही रोटेट कर रहा है. महाराष्ट्र में भी तमाम विकास मुद्दे पीछे हट गया, और जनता भी जो है इन मुद्दे से क्या है, सम्मिलित है या नहीं, जनता किस मुद्दे के साथ मतदान करेंगे 20 नवंबर को महाराष्ट्र में. लेकिन फिलहाल यही जो है देश के या राज्य की जनता को बांटा जाता है, और इसी तरह जो है जनता को जो है भ्रमित किया जाता है, मतलब एक दूसरे से डराया जाता है. तमाम चुनाव में इसी तरह से, वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, तमाम चीजें, विकास के मुद्दे दूर दूर तक नहीं दिखता है. हर नेता का जो है, हर पार्टी का जो है, जब वो चुनाव लड़ते हैं तो अपने विकास कार्य भूल जाते हैं 5 साल का, और वह एंटी मुस्लिम, एंटी हिंदू के मुद्दे पे आ जाते हैं, धर्म के खिलाफ मुद्दे पे आ जाते हैं, जिसे इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए. आप सोच सकते हैं कि झारखंड में ही हेमंता विश्व शर्मा जो है खुलेआम कहता है अगर बीजेपी झारखंड में नहीं आएगा तो रहमान, फरहान, रेहान ये तमाम का जो है बढ़ जाएगा, और हमारे जो है बिरसा मुंडा जी हैं, तिलका मांझी जी हैं, इनके जो है सिर झुक जाएंगे, ये लज्जित हो जाएंगे, और इनका जो मेहनत है वो विफल हो जाएगा. सनातन का जो है शर्मसार हो जाएगा. तो इस तरह जो है, और इतना बड़ा मुद्दा बोलने के बाद भी इलेक्शन कमीशन जल्दी एक्शन नहीं ले पाते हैं, आप समझ सकते हैं. और इसी मुद्दे को बटेंगे तो कटेंगे योगी आदित्यनाथ इनको लेकर चल रहे हैं, इस नारे को साथ. तो आप समझ सकते हैं क्या इलेक्शन में क्या मुद्दे रह गया और क्या हवा है. महाराष्ट्र में जिस तरह से विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, किसान की बदहाली, बेरोजगारी और उद्योग की बातें जो है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की तमाम टीम, कांग्रेस, संविधान का खतरा, ये तमाम बातें रख रहा है. उसी तरफ जो है एनडीए जो वोट जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, बटेंगे कटेंगे, भैंस लेकर भाग जाएंगे अगर इन्हें जीता होगा, तो इसी चीज में लेके जा रहे हैं. लेकिन जो है वर्तमान सरकार ये नहीं बता पाते हैं कि हमने 10 साल में क्या किया, वो 10 साल कार्य पीछे रह जाता है. अब समझिए 10 साल से केंद्र मोदी जी का सरकार है, उसके बाद भी
एंटी मुस्लिम का नारा देना पड़ता है, किसी भी राज्य चुनाव में हो या देश के चुनाव में हो, कोई विकास के मुद्दे को रिलेटेड नहीं हो पाते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों। तो यही मुझे बताना था कि क्या स्थिति है और महाराष्ट्र में कौन सा हवा चल रहा है। अगर आप अपने भाई के तमाम बातों से सहमत है, आपके बात आपको क्या लगता है इस वीडियो से देखने से, तो अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को अगर आप लोग नए हैं, देख रहे हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को जरूर टच करके जो परमानेंट कर लीजिए कि आपको नोटिफिकेशन जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर करिए कि और पब्लिक जाने समझे कि वर्तमान पॉलिटिक्स क्या है, राजनीतिक क्या है। अगर आप भाई को सहयोग करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन में ज्वाइन करिए, मेंबर बनिए। और मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।